तो इस तरीके से इन सभी जगह आप इसका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा यूरिनरी ब्लैडर में किसी टाइप का कंजेशन देखने को मिले या स्वेलिंग देखने को मिले, वहां पे आप यूज करिए। तब आप चाहें तो कंजेशन की कंडीशन में इसको S6 के साथ भी लगा सकते हैं, मतलब किडनी और ब्लैडर दोनों का इफेक्ट, दोनों पे कहीं ना कहीं वर्क कर सकते हैं। S6 C2 WAN1G या B C17 को ऐड कर सकते हैं इसके साथ में। ठीक है। और स्पाज्मोडिक पेन की कंडीशन देखने को मिलती है, कई बार यूरिनरी ब्लैडर में इस टाइप का पेन होता है, तो वहां पे आप वर्बन को भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर यूरिन में किसी टाइप के पेन की प्रॉब्लम नजर आती है और पेन के साथ साथ हेमाचूरिया जैसी कंडीशन, जहाँ पे ब्लीडिंग जैसी कंडीशन दिखती है, तो वहां पे भी आप S2 C2 के साथ A1 या A2, ठीक है, वैन 1 और B को D10 में, D6 में या D10 में यूज करेंगे, तो आप देखेंगे कि उस कंडीशन में बहुत जल्दी ही A1 B को जब हम D10 के आसपास स्टार्ट करते हैं, तो एक दो डोज में ही ये जो ब्लीडिंग वाली प्रॉब्लम है, इसको ये रिलीफ प्रोवाइड कर देता है। एक या दो डोज में ही काफी अच्छा इफेक्ट A1 और B का जो कॉम्बिनेशन है वो ब्लीडिंग में दिखाता है। लेकिन जब हम C2 के साथ S2 के साथ ऐड करके इसको यूरिनरी ब्लेडर की तरफ भेजते हैं, तो कहीं ना कहीं जो ब्लेडर की प्रॉब्लम है, वहाँ पे कोई इन्फेक्शन है या किसी भी टाइप का कुछ प्रॉब्लम दिख रही है, तो उसको ये सही करेगा। तो सीधा सीधा सा हम देखें इसके बारे में, C2 के बारे में, तो ये इसको आप इन सभी ऑर्गन पे, जिन ऑर्गन पे ये वर्क करती है जो मैंने आपको बताया, इन सभी ऑर्गन में किसी भी टाइप की इन्फ्लामेशन देखने को मिले, स्वेलिंग देखने को मिले या कोई फंक्शनैलिटी में गड़बड़ देखने को मिले, वहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। स्टार्टिस में आप इसका यूज करेंगे। इसके अलावा आफ्टर प्रेगनेंसी प्रॉब्लम, आफ्टर प्रेगनेंसी एमेनोरिया जैसी कंडीशन में आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अथराइटिस जैसी कंडीशन में भी यूज इसका देखा गया है, जहाँ पे अगर जॉइंट्स में फ्लूइड का एक्युमुलेशन कहीं देखने को मिल रहा है, वहाँ पे आप C2 का यूज कर सकते हैं। किसी टाइप के एडिमा में आप इसको यूज कर सकते हैं। एसाइटिस की बहुत अच्छी ड्रॉप है। ओवरी की ड्रॉपसी है कहीं देखने को मिल रही है, ड्रॉपसी ऑफ ओवरी, वहाँ पे यूज करेंगे। इसके अलावा मैंने बताया C1 के जो फर्स्ट स्टेज है, चाहे वो फिर PCOD रहे, चाहे वो यूट्रस फाइब्रोइड देखने को मिले, उसकी सेकंड स्टेज में आप C2 का यूज करेंगे। लंग्स की प्रॉब्लम में आप इसका यूज करेंगे। प्लूरिसी में आप इसका यूज करेंगे। ठीक है। प्लूरिसी के अलावा ब्रोंकियल टीबी में यूज कर सकते हैं। ठीक है। ब्रोंकियल फाइब्रोसिस में आप इसका यूज कर सकते हैं। कहीं ना कहीं टिश्यू का डिस्ट्रक्शन में काफी अच्छी रेमेडी इन ऑर्गन में ये है। और भी रेमेडी साथ में रहेंगी, ऐसा नहीं कि केवल C2 ही, लेकिन क्योंकि C2 को पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड चीजें हमें कहीं ना कहीं समझ में आनी चाहिए। इसके अलावा और बहुत सारी प्रॉब्लम है जो इन्हीं ऑर्गन से रिलेटेड हैं, जिनको हम इसको यूज कर सकते हैं। यूरेथ्रा, यूरेटर के स्टोन में आप यूज करेंगे, नेफ्राइटिस में यूज करेंगे। तो कितने सारे डिसऑर्डर हैं जहाँ पे कहीं ना कहीं C2 मेन रेमेडी रहेगी, इन सभी ऑर्गन से जो रिलेटेड समस्या कहीं भी नजर आती हैं। तो इस तरीके से C1 की तरह ही C2 भी बहुत इंपॉर्टेंट, वैसे तो सभी मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी बड़े लेवल पे यूज होती है। अब ऐसा नहीं है कि भाई S12 है, S12 उतनी इंपॉर्टेंट रेमेडी नहीं है। बस प्रॉब्लम यह है कि आइज के जो पेशेंट हैं वो बहुत हमारे पास नहीं आते हैं, वो मोस्टली आई स्पेशलिस्ट के पास जाना ही पसंद करते हैं, तो इसलिए S12 का यूज थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन S12 को अगर आप हेडेक वाले पेशेंट पे भी यूज करेंगे, या नॉर्मल पेशेंट भी कई बार आते हैं कि उनकी मेमोरी वीक है, ठीक है, S12 जब देखो मैंने आपको पढ़ाया था कितनी सारी आंखों से अलग प्रॉब्लम के लिए भी जब आप S12 का यूज करेंगे, तो S12 भी उतनी ही इंपॉर्टेंट रेमेडी हो जाएगी। हाँ ये है कि S11 हो गया या S12 हो गया, ठीक है, C17 हो गया, ये थोड़ी सी कम यूज करने वाली रेमेडी है डे टू डे जो प्रैक्टिस होती है। लेकिन फिर भी रेमेडी तो सभी इंपॉर्टेंट है, तो केवल C2 या C1 ही नहीं, अलग अलग डिजीज में अलग अलग तरीके से हम यूज करते हैं, वो अलग बात है। अब कोनियम मैक्युलेटम ब्रस्टॉक्स तो C1 में भी है, C2 में भी है, तो C1 में अपना इफेक्ट दिखाएगी, C2 में अपना इफेक्ट दिखाएगी। हालांकि कोनियम मैक्युलेटम भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी राइट साइडेड रेमेडी हो जाती है, थोड़ा सा राइट साइड पे, तो C2 को इस तरीके से यूज कर सकते हैं, क्योंकि S2 भी राइट साइडेड रेमेडी है, S2 का काउंटर पार्ट C2 है, तो हल्का फुल्का ऐसे माना जा सकता है कि राइट साइडेड ऑर्गन में आप C2 का यूज कर सकते हैं। या जहाँ पे C1 दे रहे हैं, राइट साइड की प्रॉब्लम नजर आ रही है और C1 दे रहे हैं, उतना इफेक्ट नहीं है, तो C2 को ट्राई किया जा सकता है।
खासकर जो यूरोजेनिटल ऑर्गन है वहाँ उन जगह, क्योंकि उन दोनों जगह C1 C2 C3 तीनों रेमेडी ही काम करती हैं। ठीक है। कंडीशन वर्स्ट हो जाए, इन्फ्लामेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिले, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा देखने को मिले, तो हम C5 का यूज़ भी करते हैं। खैर ये C2 की प्रॉपर्टी थी सभी। अब C2 से रिलेटेड जो प्रोटोकॉल्स हैं वो हम देख लेते हैं। कुछ प्रोटोकॉल्स हैं मेरे पास अभी। जस्ट अ मिनट। हालांकि बहुत सारे तो मैंने आपको बता ही दिए हैं साथ के साथ ही, लेकिन फिर भी राइट डाउन करना एक अलग एक्सरसाइज है जो हम करते ही हैं। यूरिनरी ब्लेडर स्टोन, पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं। यूरिनरी ब्लेडर पे स्टोन हो जाए तो S2 C2 F1 या F2 कुछ ज़्यादा सही रहेगा। C17 अभी थोड़ा सा कई बार कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है जो नए लोग हैं। जब F1 F2 पढ़ लेंगे तब आपको नजर आएगा कि हम F2 को भी इंटरनली उतने तरीके से यूज कर सकते हैं। एक दो प्लांट का डिफरेंस जब हम देखते हैं तो कई बार F2 का सिलेक्शन हम करते हैं। F2 वो काम तो करता है जो F1 करता है, लेकिन पेन को ज़्यादा एफिशिएंटली मैनेज कर देता है। इसको यूज करना है या तो 147 से सेकंड में यूज करिए, नहीं तो D6 से शुरू करके फिर थोड़ा नीचे की तरफ उसको लेके आइए। पहले D6 में देके फिर D5 पे उसको लेके आ सकते हैं, क्योंकि यूरिनरी ब्लेडर में बहुत बड़े स्टोन देखने को नहीं मिलते हैं। कंटिन्यूस यूरिन फ्लो होने से वहाँ पे जो है स्टोन बहुत बड़ा साइज देखने को नहीं मिलता है। तो कहीं ना कहीं हम यही कोशिश करते हैं कि पॉजिटिव मेडिसिन दे के, मतलब कम डाइल्यूटेड मेडिसिन दे के उस स्टोन को बारीक करके निकाल दिया जाए। S5 का यूज कंटिन्यूस हम करेंगे फिलहाल तो, क्योंकि C2 से रिलेटेड प्रोटोकॉल है उन्हीं को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। लेकिन S5 का यूज हम कंटिन्यूस करते हैं बर्बेरिस वल्गेरिस का, कहीं ना कहीं स्टोन को छोटा करने के लिए। अगर यही स्टोन जो है यूरेटा स्टोन रहे तो भी लगभग लगभग यही फॉर्मूला रहेगा। S2 C2 F2 C17, तब हम W का यूज कर लेते हैं। ये भी ऐसे D5 या D6 में। हालांकि यूरेटर में स्टोन फंसने की जो सिचुएशन है, कई बार वो बहुत बुरी स्थिति भी हो जाती है, तो वहाँ पे कई बार सर्जिकल केस बन जाता है। थोड़ा सा रिपोर्ट्स को देख के ही, एक्सरे अल्ट्रासाउंड जो भी आपने कराया उसको देख के ही चीज़ों को देखना चाहिए कितना बड़ा स्टोन है जो अटका हुआ है, और क्या ब्लीडिंग कोज तो नहीं कर रहा है बहुत ज़्यादा, वो चीज़ को ध्यान में रखना है। बी का सिलेक्शन भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा यूरेथ्रल स्टोन में भी आप लगभग लगभग यही फॉर्मूला यूज करेंगे जो यूरेटर वाला यूज किया आपने, क्योंकि S2 और C2 कहीं ना कहीं जो पाइप वाले ऑर्गन है, जो डक्ट हैं, वहां पे भी ये काम करती है। इसके अलावा सिस्टाइटिस, A2 S2 C2 WEN1 GB, ब्लीडिंग है या नहीं है ये आपको देखना है। D6 या D10 से स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा कहीं पे
नडुलर ग्रोथ देखने को मिले। H2C2N1G, इसको भी D10 या हायर, जैसे भी आपको जितनी बड़ी ग्रोथ है, पेन है नहीं है, वो सब देखें। और लाइपोमा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ग्लैंडुलर, कहीं से ग्लैंड से रिलेटेड ग्रोथ है या फिर कहीं और, नोडुलर थायराइड में भी, इवन गोइटर जैसी कंडीशन में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। हाइपर थायराइड में भी L2 के साथ L2C2 और B को यूज किया जाता है। हाइपर थायराइड, D6, और साथ में दूसरी रेमेडी भी चलती हैं, जैसे H3C3 Y को हम यूज करते हैं मोस्टली हाइपर थायराइड में, वाई से फंक्शन को मैनेज करने के लिए। तो वो दूसरी रेमेडी भी साथ में रहेंगी, मैं लिख देता हूँ। H3C3F1Y, इसको भी D6 में हम देते हैं हाइपर थायराइड, हाइपर फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड, उन सब चीजों को मैनेज करने के लिए। इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें देख सकते हैं, जैसे ओवरियन सिस्ट की सेकंड स्टेज हमें, मतलब C1 के बाद की चीजें नजर आ रही हैं, तो वहां पे हम यूज करते हैं ओवरियन सिस्ट में भी। दूसरी रेमेडी भी रहती है, लेकिन C2 के साथ Ven1G का सिलेक्शन हम करते हैं, और D5 में या D6 में हम जो स्टार्ट करते हैं। दूसरी रेमेडी रहेगी वहाँ पे, जैसे S2 का रहेगा, S2 के साथ A2, ठीक है, F1 ब्लीडिंग है तो B का सिलेक्शन कर सकते हैं, वो सब कहीं ना कहीं रहेगी। बाकी माउथ अल्सर के लिए मैंने आपको बता दिया, C2N1G को D4 में गार्गल बना के दे सकते हैं, गार्गल करने के लिए, इवन ग्लोब्यूल बना के उसको पेशेंट को चूसने के लिए भी दिया जा सकता है। इसके अलावा फैलोपियन ट्यूब या ट्यूबल ब्लॉक में भी, स्पेलिंग देख लेना फैलोपियन की सही है नहीं, फैलोपियन ट्यूबल ब्लॉक में भी हम इसको A3 के साथ यूज करते हैं, A3 के साथ C2N1F1G, इसको हम यूज करते हैं D6 से ही स्टार्ट करके नीचे को लेके आते हैं। हालांकि कई बार C1 का या दूसरी चीजों का यूज भी वहां पे किया जाता है। ये एक अलग टॉपिक भी है, फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक में हम और क्या दे सकते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इनफर्टिलिटी का जो केस बन जाता है, उसमें इनफर्टिलिटी का लेक्चर मैं लूंगा आपका, एक बार ग्रुप पूरा हो जाए, सी ग्रुप, फिर मैं देखता हूँ उसके बाद। तो फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक होना, उसी में एक प्रोटोकॉल आ जाएगा, तो वहाँ पे 4-5 प्रोटोकॉल हमारे हो जाएंगे अलग अलग प्रॉब्लम के लिए। प्राइमरी इनफर्टिलिटी है या सेकेंडरी है, उसको कहीं ना कहीं मैनेज करने के लिए। इसके अलावा S2C2, ठीक है, Ven1B और G को ही, सेम फॉर्मूले को ही, S2C2 Ven1G जो फॉर्मूला है जिसको हमने ओवेरियन सिस्ट के लिए यूज किया है, जैसे C2N1G, इसमें ही हम S2 भी जोड़ दें, ठीक है, S2C2, उसको हम यूट्रस फाइब्रोइड के लिए भी यूज कर सकते हैं। हालांकि यूट्रस पे C1 ज्यादा अच्छे तरीके से काम करता है, लेकिन वही है, सेकंड ग्रेड में है, बड़ा फाइब्रोइड है, तो आप C2 को ही चलाइए पहले, वही ज्यादा अच्छे तरीके से काम करेगा। C2 1000 की ग्लोब्यूल दे सकते हैं, या C1 1000 की ग्लोब्यूल दे दो उसको, और C2N1G को ब्लीडिंग नहीं है तो B को, उसके वहां पे उसको चला सकते हैं। साथ में दूसरे फॉर्मूले में A2 के साथ C1, एक एक साइड में B चला दो, और एक दूसरे साइड में A2 के साथ C1 के साथ G को चला दो, ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी को। तो उस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। हालांकि जब डिजीज पर डिस्कस करेंगे, मेन मेन डिजीज तो हम देखेंगे ये सारी बाद में, रेमेडी पूरी होने के बाद में, तो हमारे फॉर्मूले वहां पे और अच्छे से निकल के आएंगे। यहाँ तो हम ये कोशिश करते हैं कि भाई एक रेमेडी हमने पढ़ी है तो उसको कहीं ना कहीं उसको यूज कैसे होगी, वो यूज करने का जो तरीका है वो भी हमें क्लियर हो जाना चाहिए। और
ये मैंने देखा है कि बहुत सारी चीज़ों में ये बहुत सारे जगह या बहुत सारी बुक में, इवन पूरी पैथी में देखें तो ये समस्या नजर आती है। अगर हम साथ के साथ मेडिसिन के उसके कुछ प्रोटोकॉल भी देखते चलें तो कहीं ना कहीं पढ़ने वाले को भी ये लगता है कि भाई हम फर्स्ट डे से ही कोई कुछ दो चार फॉर्मूले सीख गए हैं और प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, या प्रैक्टिस कर रहे हैं तो रिजल्ट मिलने शुरू हो जाए। और वही मेरी क्लास में रहता भी है और वैसे ही लोग काम कर भी रहे हैं। बस अभी इतना रख रहे हैं आज। बाकी कल हम C3 को पढ़ेंगे। C3 के साथ और कोई डिजीज मैं देख लूंगा, कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि C3 के बाद कल हमारे पास टाइम बच जाएगा तो कोई एक छोटी मोटी डिजीज भी मैं कवर कर लूंगा। आप किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। हेलो सर। हाँ जी, बोलिए। सर जैसे इसको इसमें हम प्रोस्टेट में भी तो यूज कर सकते हैं ना, और हाँ, उसके लिए कर क्या प्रोटोकॉल? वैसे S6 ज्यादा अच्छे से काम करेगा प्रोस्टेट वाली प्रॉब्लम में, लेकिन अगर आपको C2 को देना है तो S2 C2 Ven1 G हम्म। और A2 और लगा दीजिए साथ में। प्लस S6। S6 का फॉर्मूला अलग दे दो, ओके ओके। या S6 तो इसको 200 भी दे सर? दो, S6 200 दे दो आप डेली एक डोज। अच्छा, अकेले सिंगल मतलब? हाँ, हम्म। और ये सर जैसे अभी जैसे 200 में सिंगल डोज अगर सारी ही दे दे उसमें, तो उसमें कोई प्रॉब्लम रहती है क्या? मतलब जैसे किसी का, मान लो जैसे हमने जो प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल बनाया है, जैसे C2H2 और Ven1 GE, इन सारी को अगर 200 में दे दें सिंगल सिंगल डोज तो नहीं, अगर 200 की रिक्वायरमेंट है तभी देंगे ना। साइज मान लो जैसे थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है और प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है थोड़ी सी, इसको बार कुछ बार दिन यूरिनेशन हो रहा कुछ है। कुछ दिन दे सकते हैं। एक्चुअली 200 को बहुत ज्यादा, 200 और 1000 को बहुत ज्यादा रिपीट करना ठीक नहीं रहता है। ओके। हाँ, ठीक है सर। ठीक है सर, कहीं थैंक ना यू। कहीं एक जो बॉडी का रेस्पॉन्स है वो उनके प्रति क्रिएट हो जाता है, फिर उसमें प्रॉब्लम आती है, वो मेडिसिन फिर काम नहीं करती है। ठीक बात है सर। ठीक है सर, थैंक यू। वो हम क्या करते हैं, देखो मैं समझाऊं सभी को ही। हायर हम्म पोटेंसी या डायल्यूशन का हम यूज कर रहे हैं कि भाई कोई डिजीज बढ़ गई है, तो जो हम 1000 या 200 देते हैं, 2 4 5 डोज में ही वो अपने जो ओरिजिनेटेड ऑर्गन है वहां पे आनी स्टार्ट हो जाती है, और उस ऑर्गन का हम ट्रीटमेंट चला के रखते ही हैं साथ में। तो हम उसको सिकोड़ते हैं, उसको छोटा करके लेके आते हैं, उसकी एरिया को सिकोड़ना हम यूज करते हैं। सर एक छोटा सा क्वेश्चन और था मेरा। हाँ जी। सर एक्चुअली जैसे अभी हम हायर डेविएशन की बात कर रहे हैं, हम्म। तो मैं कोई पेशेंट देख रहा हूँ, कोई बाहर का ही पेशेंट है वैसे तो, और सोरायसिस उसको पिछले 10 साल से है। सोरासिस। और मैं कोई फोटो, हाँ सोरायसिस, स्किन हम्म। सोरायसिस है, और बहुत हायर लेवल पे है मतलब। हम्म। उसने सारी पैथी फेल हो गई है उसके ऊपर, और हम्म। शायद मैं कल फोटो भी डालूंगा ग्रुप में। हाँ तो मैंने उसकी ना स्टार्टिंग से ही 1M में ही उसका स्टार्ट किया है। हाँ हाँ, सोरासिस और सोरासिस हो गया, ठीक है, पैरालिसिस हो गया, और बहुत क्रोनिक एक्जिमा हो गया। ये सारी कंडीशन है जिनमें 1000 से शुरू करेंगे, और 1000 लगातार, मैंने अभी बताया तो आपको, कोई डिजीज ऐसी है जिसमें 1 महीना तक भी दे सकते हैं आप। मैं सर उसको 3 महीने मुझे रेगुलर हो गए देते देते। हाँ, तो और आप उसको थोड़ा चेंज करिए, हम्म ठीक है, थोड़ा नीचे हम्म लेके आना स्टार्ट करिए, तभी तो आपको पता चलेगा कि भाई वो किस लेवल पे डिजीज है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम उसको सप्रेस तो कर रहे हैं, लेकिन उस चीज को बाहर भी तो निकालना जरूरी है बॉडी से। हम्म। हालांकि उसका सर इतना इतना ड्रास्टिक चेंज हुआ है कि मतलब उसको देखने वाले लोग ये कहते हैं कि ये इम्पॉसिबल चीज है, कैसे पॉसिबल हो हाँ रही है। हाँ, ऐसा ही होता है सर, ऐसा ही होता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं उसका इस बार चेंज करूँ, एक्चुअली उसकी आज मेडिसिन मैंने कोरियर करनी है। कोई बात तो नहीं, आप भेज कहें दो, तो फिर फोटो भेजना उसका एक बार, मैं बिफोर भेजता हूँ सर। बिफोर आफ्टर वाले फोटो भेजना, और ट्रीटमेंट क्या है फिर वो उसको भेजना। मैं बिल्कुल भेजता हूँ सर, शेयर करता हूँ। और ये मतलब ये इतना बड़ा काम है कि शायद जो भी हम लोग हैं आपस में काम कर रहे हैं ये, तो शायद लोगों को मोटिवेशन मिले इससे। मेरे लिए तो हाँ बहुत हाँ, मैजिक वाला काम बिल्कुल हुआ है। बिल्कुल। मैं भेजता हूँ सर इसका। ठीक है सर। ठीक है सर, थैंक यू। हेलो सर।
जी सर। यूट्रस फेब्राइड में किस डिल्यूशन से शुरू करो? E6 से। कितना बड़ा है सर? सर वो 63 है। 63 mm। हाँ जी। अच्छा, पहले सर C1 या C2 का वो 200 ही दीजिए आप, एक एक दो दो डोज ना, जो भी आपको सही लगता है C1 या C2 में से। और फिर D10 से शुरू करो आप। जी सर। D10 पे ज्यादा दिन मत और रुकना सर लेकिन, क्योंकि जो एक फाइब्रोड है वो छोटा D4 और D5 से ही होगा, ये ध्यान रखना। फाइब्रोड का साइज छोटा D4 या D5 से ही होगा, लेकिन क्योंकि जी डिजीज को हमें थोड़ा सिकोड़ के नीचे लेके आना है, तो हम नेगेटिव से शुरू करते हैं पहले। ठीक है सर, थैंक यू। D10 सर 1 मंथ बहुत था या 20 डे? हाँ, 15 दिन, 15 दिन बहुत। जी सर। सर किसी को क्रॉनिक डायबिटीज और ट्राइग्लिसरीड्स का इश्यू है और उसके वजह से ब्लैडर होल्ड नहीं कर पाता है, यूरिन का अर्ज होता है फ्रीक्वेंटली, तो वो केस में क्या करना चाहिए? C2 या सर C17 का हायर पोटेंसी देना चाहिए? हाँ, अल्टरनेट करके दोनों को दीजिए आप। अल्टरनेट, और 1 m सर उसमें जाएगा? नहीं, 200। 200। ओके सर। हाँ रवि सर, सिस्टाइटिस में वर्बन को ऐड कर सकते हैं, अगर ब्लीडिंग नहीं है तो ऐड कर लो, स्पाज्मोडिक पेन को मैनेज करेगा। यूरेटा स्टोर में F1 भी कर सकते हैं, F2 भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कल मिलते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट।